हमारे चैनल को YouTube पे सर्च करने के लिए टाइप कीजिए #moremarks और अपने डाउट्स हमें शेयर करने के लिए मेल कीजिए doubtformoremarks@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in पर फ्री लॉगिन करके डिस्कशन सेशन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज फिर आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आया हूं। और इससे पहले जो हमने डाउट सॉल्विंग सेशन किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने हर बार 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आज नया ये है कि आज हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। कोई टाइम एंड वर्क का है, कोई रेशो का है, और एक क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री का भी लिया है जो आउट ऑफ टच है थोड़ा सा, लेकिन वायरल हो रहा था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसको डिस्कस करूं आपके साथ में। और ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पर, गूगल पे, आप देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफ़ी वायरल हो रहा था। तो चलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर आपको दिख रहा है। स्क्वायर के अंदर लाइनें खींची हुई हैं और वो एक ब्लू कलर का स्क्वायर और बना रही हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसने पूछा है शेडेड एरिया कितना होगा, जो नीले रंग का स्क्वायर है, वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप देख रहे हैं कि जो साइड होती है वो 15 है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर किया जाए तो 225 हमारे पास में इसका एरिया आ जाता है, बड़े वाले स्क्वायर का। मतलब अगर मैं पूरे स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये मेरे पास में कितना 225 एरिया आ जाएगा। उसमें से जो अनशेडेड पार्ट का एरिया है अगर वो हम माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनशेडेड पार्ट का एरिया मुझे निकालना है, जो बाहर वाला एरिया है मुझे निकालना है। इस एरिया को हम देखें तो इस तरह से 4 त्रिभुजों में, जैसे आप ये देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, ऐसे 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्राइंगल जो मैंने बनाया, वैसे आप देखें एक ट्राइंगल आप यहाँ पर बना पाएंगे। ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये आप देखिएगा इस ट्राइंगल का। तो ऐसे देखेंगे ये 2 ट्राइंगल हो गए, ऐसे ये 3 और ये 4 ट्राइंगल हैं, तो 4 गुना कर देंगे हम किसका, एक ट्राइंगल के एरिया का। और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो 4 गुना कर देंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ प्रॉपर्टी क्या लग रही है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह की है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है ना, उससे अगर सामने वाली साइड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो 3 त्रिभुज बन जाते हैं, 3 ट्राइंगल बन जाते हैं। एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल इटसेल्फ, बड़ा वाला खुद जो ट्राइंगल है वो बन जाएगा, और एक देखेंगे ये ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ब्लैक, और एक देखेंगे ये वाला 3। और ये तीनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी सिंपल सी है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब यहां आप देख रहे हैं कि जो बड़ा ट्राइंगल है वो ये वाला है बेसिकली। ठीक, इसके अंदर ये छोटा ट्राइंगल आप देख रहे हैं कि यहां से अलग हो रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये 15 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो साइड्स का रेशियो कितना आ गया 3:1। वैसे आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल जो है यहाँ पर, इसकी साइड्स का रेशियो भी 3:1 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये वाली जो साइड है, एक मिनट इसको पूरा पहले इरेज कर देता हूँ। ये जो साइड है इसको हम 3 अगर ले लें तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि रेशियो कितना आना चाहिए 3:1 आना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं जो ट्राइंगल है उसमें 3x एक साइड है परपेंडिकुलर, बेस वाली साइड है x, उनके स्क्वायर का अगर टोटल किया जाए तो 15 के स्क्वायर यानी कि 225 के बराबर होना चाहिए। किस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, देखेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल की वजह से जब हमें साइड्स का रेशियो 3:1 मिल रहा है, ये भी एक राइट एंगल है, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, ये राइट एंगल है, तो ये 3 और ये 1 के रेशियो में आएगा। उस हिसाब से हमने कहा कि 10x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू जो आती है 22.5 आ जाती है। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि x स्क्वायर की वैल्यू 22.5 आ रही है। अब जो इसका एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस, बेस कितना होगा x, हाइट कितनी होगी 3x। तो आप देखेंगे 3/2 x स्क्वायर का एरिया हो जाता है। इसका मतलब अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो 4 ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 3x²/2 का 4 टाइम्स, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 3 जा 12/2, तो ये आ जाएगा 6x²। तो 6x², तो 6 इंटू 22.5। अब आप देखेंगे 6 इंटू 22.5 का डबल होता है 45 का ट्रिपल होता है 135। तो इसका मतलब 135 अगर माइनस कर दिया जाए, क्योंकि 135 क्या आ गया, इन चारों
यानी कि आप अनशेडेड पार्ट का जो एरिया है वो हमने निकाल लिया, इन चारों का एरिया आ गया 4 टाइम्स करते, क्योंकि एक ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला वो कितना था 3x²/2, उसका 4 गुना कर दिया तो ये आ गया 6x², और एक x² की वैल्यू हमारे पास में कितना है 22.5। तो अगर आप 6 गुना कर दें, मतलब 22.5 का 6 गुना कर दें, क्योंकि 6x² आया है, तो हमारे पास में अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, जिसको माइनस करने पर 90 आता है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आ जाता है। बड़ा सिंपल सा है, मतलब आप देखेंगे इतना एक्सप्लेन करने में मैंने टाइम लिया है आपका 2.5 मिनट मेरा लगभग लगा होगा, 2-2.5 मिनट में डायग्राम भी बना रहा था, टैब से पढ़ा रहा था। और आप लोग अगर मेंटली कैलकुलेट करते तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल की वजह से इसकी प्रॉपर्टी ये है कि रेशियो सेम रहेगा, तो 3:1 रेशियो आपको दिख जाएगा। और ये सॉरी, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाते समय देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। तो 5 से कट होगा तो 3:1 रेशियो आ रहा है, और उसी वजह से पूरा 3:1 चला। अगर किसी को कोई डाउट रहा हो ये 3 कहाँ से आया, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 3 नहीं है 5 है। तो अब आप देखेंगे कि पूरे ट्राइंगल में आप देखेंगे रेशियो की प्रॉपर्टी यूज आ रही है कि ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो 3:1 आ रहा है, और सिमिलर ट्राइंगल है तो 3:1 ही आएगा उस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो जिसका हमें एरिया चाहिए, और उसका हम 4 गुना कर देंगे। ठीक, चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 30 सेकंड में बन सकता है मेंटली, क्योंकि वैल्यूज काफी सिंपल सी हैं इसलिए। चलिए, आज की हमारी डाउट सॉल्विंग का अब हम पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, बट फिर भी मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बैंक के अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इतने कोई खास नहीं आते, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस देखने में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1 इफ 24 लीटर of mixture is taken out and the replaced with water, the water new ratio of milk and water becomes 22:23. Find the initial quantity of mixture vessel contain. ठीक, देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आज मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के हैं, और एक क्वेश्चन मेरे पास हिंदी का भी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मेरे पास जैसे आए थे मैंने वैसे ही डाल दिए हैं, तो यहाँ मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, एक वेसल है जिसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, उसका रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। उसने कहा 24 लीटर, मतलब इसमें से 24 लीटर अगर निकाल लिया जाए, ठीक है, 24 लीटर निकाल लिया जाए और उसकी जगह पर क्या लाया जाए, वाटर ऐड किया जाए, ठीक है ना। उसकी जगह पर इफ 24 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड द रिप्लेस्ड विथ वाटर, पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 24 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नया मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का नया अनुपात 22:3 है। तो जो नया न्यू रेशो है वो है 22:23, ये है मिल्क और ये है वाटर। अब आपको बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वेसल कंटेन, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, देखिए इस क्वेश्चन को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, बट मैं तो हमेशा इस तरह से करता हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, जो कि हमें पहले से हमें दी हुई है, जैसे हमें वो तो इनिशियल क्वांटिटी तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 1 माइनस रिप्लेस्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, फाइनल क्वांटिटी। एक बार रिप्लेसमेंट है, इट इज द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। अगर रिप्लेसमेंट एक से ज़्यादा बार हो तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर लग जाती है, या इसको बार बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रिप्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, 24 लीटर। क्या प्रतिस्थापित किया गया, कितना जल निकाला गया, 24 लीटर निकाला गया। तो रिप्लेस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापित आयतन। और टोटल आयतन कितना है, टोटल आयतन तो आप देखेंगे जो कि वेसल की जो वेसल का जो वैल्यू है वो आपको देखनी है कितना है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है। देखिए अब सवाल ये है कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो इनिशियल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे, इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क एंड वाटर की, पहले नंबर पे आप देखेंगे 2:1, इसका मतलब 2/3। यहाँ पे देखिएगा जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो क्वांटिटी लिखी जाती है जिससे रिप्लेस किया जा रहा है, विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिल्क को रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय वाटर, मिल्क बाय वाटर, पानी से रिप्लेस किया जा रहा है। अगर वाटर बाय मिल्क होता तो यहाँ पे वाटर लिखते, यहाँ पे अभी मैंने मिल्क लिखा है, यानी कि इनिशियली 2/3 आप देखेंगे क्या था, मिल्क था। फाइनली क्या हो गया, 22 पार्ट मिल्क रह गया आउट ऑफ 45, यानी कि पार्ट में आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, पार्ट में। 22/45 ध्यान रखिएगा। 45 अगर टोटल 45 है तो 45 में से 22 भाग किसका है, मिल्क का है, तो 22/45, यानी कि यहाँ पर जो दोनों चीज़ें मैंने लिखी हैं
ये दोनों चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है, मिल्क के रेस्पेक्ट में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिल्क को, दूध को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, माइनस कितना 24 लीटर रिप्लेस किया गया। इनिशियल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम हमने x मान लिया। बस क्या करना है, देखिए क्रॉस अगर आप करते हैं तो ये 11/15 बन जाता है। 11/15 है, इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो ये 4/15 बचेगा। कितना 4/15 आ जाएगा, 24/x कट करोगे तो 6, ठीक है, तो x की वैल्यू 15 6 90 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप देखें बोर्ड पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाइज दिख रहा हो कि मैंने फटाफट लिख दिया, तो आप एक बार कॉपी में खुद करके देखिएगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बड़ी लिमिटेड है तो मैंने फटाफट ही कर दिया। तो x की वैल्यू कितना है, 90 आएगी, 90 लीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है ए इन्वेस्टेड ₹x ऑन कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। ए ने क्या किया, ₹x इन्वेस्ट किया CI पर, ठीक है। बी इन्वेस्टेड ₹y, बी ने ₹y इन्वेस्ट किया SI पर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। इसने 10% पे किया, इसने 20% पे किया। यानी कि ए ने ₹x चक्रवर्ती ब्याज पर और बी ने ₹y सरल ब्याज पर 10% और 20% क्रमशः ब्याज दर पर निवेश किए हैं, ठीक है ना। क्रमशः 10%, 20% ब्याज दर पर निवेश किए हैं, ठीक है। ए इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, ए ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। एंड बी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, इसने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट गॉट बाय बी फॉर द सेकेंड ईयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, सेकेंड ईयर की बात हो रही है। एंड द टोटल इंटरेस्ट गॉट बाय बी, यानी कि ए का दूसरे वर्ष का ब्याज और बी का संपूर्ण ब्याज का अनुपात 1:3 है। तो आप देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज का सिंपल सा फंडा है कि पहले साल 10% मिलता है तो दूसरे साल 11% मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक है ना। जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये का 10 रुपये आपको ब्याज मिलेगा तो 110 रुपये हो जाएगा। फिर 110 रुपये पे ब्याज मिलेगा तो कितना, 11 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 11 आएगा, अगर 100 रुपये मान लिया जाए तो। कैलकुलेशन आपको शायद 100 मान के करनी आती होगी, क्योंकि मैं डाउट सॉल्विंग कर रहा हूँ, डिटेल कोर्स में नहीं ले रहा हूँ। तो आई एम सॉरी टू से कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि 11% मेरा दूसरे वर्ष का ब्याज है, 11% मेरे दूसरे वर्ष का ब्याज है। और ठीक, और जो बी है, बी को 20% सालाना मिलता है। तो आप देखेंगे इसने बोला है इंटरेस्ट गॉट बाय बी, 3 साल का टोटल इंटरेस्ट गॉट बाय बी, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। क्योंकि 20% के हिसाब से 3 साल में उसको कितना मिलेगा, 60% अमाउंट मिलेगा। तो एक्स जो उसने इन्वेस्ट किया उसका 11% और वाई इन्वेस्टमेंट का 60% आपको दिया गया, किस अनुपात में है, 1:3 है। तो आप इसको कट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये वैल्यू 20, आप देखें x बाय वाई कितना आ गया, x बाय वाई आ गया 20:11, यानी कि x और y का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20:11 के अनुपात में है, ठीक है ना। 20:11 आ रहा है आपके पास। अब देखें उसने क्या पूछा, उसने बोला है आपको कि वीर इन्वेस्टेड x प्लस वाई ऑन SI। वीर ने क्या किया, जो वीर है तीसरा बंदा है कोई जिसने x प्लस वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया है 12% पर, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना मिला, 372 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है, ठीक। चलिए अब मान लेते हैं, अब उसने पूछा है कि डिफरेंस पूछा है, एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है। अब देखिए मान लेते हैं ये 20 के है और ये 11 के है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 31 के। इसका मतलब उसने 31 के रुपये इन्वेस्ट किया, किस पर, 12% ब्याज दर पर, सरल ब्याज पर। देखेंगे सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, सरल ब्याज है। सरल ब्याज है तो 12% पहले साल का, 12% ही दूसरे साल का, तो कुल मिला के 24% हो गया, ठीक है ना। 24% कुल ब्याज हो गया। 24% ब्याज किसका, 31 के का, 31 के का। क्योंकि देखेंगे सरल ब्याज पे क्या होता है, पैसा हर साल, मतलब सरल ब्याज में क्या होता है, ब्याज दर हमेशा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले साल 100 रुपये पे 12 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे साल भी 12 रुपये ही मिलेंगे। PRT/100 जो फॉर्मूला होता है ना, PRT, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम को मैंने डायरेक्टली 12 × 2 डायरेक्टली लिख दिया 24, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, 372 आ रहा है आपके। अगर आप इसको कट करते हैं तो आप देखेंगे इसको कट करते ही 24 से तो ना काट के हमने 12 से काट देते हैं, 12 × 36 और 1, ठीक है।
और ये 12 दूनी 24। अब देखें 31 से 31 कट जाता है तो कुल मिला के ये वैल्यू 50 आ जाती है। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू 50 आ रही है। अब के की वैल्यू 50 आ रही है, हमसे पूछा क्या है? हमसे एक्स और वाई का डिफरेंस पूछा है, जो कि के फॉर्म में डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 के आ रहा है। तो 9 के आ रहा है और के की वैल्यू 50 है, तो 9 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 450, 450 आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगला डाउट जो है वो भी कुछ इसी तरह का है। मैं टाइम एंड वर्क का ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, लेने तो सारे ही हैं खैर। ये टाइम एंड वर्क का ये भी नहीं है, एजेस का क्वेश्चन है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये जिसने भी भेजा था मुझे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। देखिए इसने कहा सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो एज है, ठीक है, इज 12 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ सी। 12 वर्ष ज़्यादा है सी की आयु के दुगने से, सी की आयु के दुगने से। देखिए उसने कहा कि ए और बी की आयु का योग 12 वर्ष अधिक है सी की आयु के दुगने से, ठीक। फिर इसने कहा सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड डी, ए और डी की आयु का योग 2 गुना है सी का। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड डी ट्वाइस, दुगना है, ट्वाइस द एज ऑफ सी, सी की एज का दुगना है। तो दो इक्वेशन, तो एक तो ये दिख रही होगी, एक ये दिख रही है, दो इक्वेशन तो ये दिख ही रही है। एवरेज एज ऑफ बी एंड डी, बी और डी की जो एवरेज एज है, बी और डी की जो आयु है उसका औसत है वो 50 है, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल द 4 यानी कि चारों की जो आयु है ए बी सी और डी, चारों की आयु का जो औसत है वो भी 50 है। देखिए 50 अगर औसत सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं वैसे तो मेंटली कह सकता हूँ कि बी और डी का अगर औसत 50 आ रहा है तो ए और सी का भी 50 आ रहा होगा। बट अगर आप इस तरह से भी लिख लें तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी कि b प्लस डी की वैल्यू 100 आ गई और यहाँ पर चारों की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपके पास में 200 आ रही है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो a प्लस सी की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है कितना? 100, ठीक। तो a प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 इक्वेशन आपके पास में, 4 इक्वेशन बन गई, तीसरी ये है और चौथी ये है। अब आपसे पूछा है इसने कि a और c की आयु का अंतर बताएं, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस मैंने देखिए लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते बनाई हैं आपके सामने, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मैं ब्लॉक में बना रहा हूँ ये 4 इक्वेशन उसने लैंग्वेज में बोली हैं। अब a और c का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, a माइनस सी या c माइनस सी, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें नहीं पता बड़ा कौन सा है, तो वो निकालने पर ही पता पड़ेगा। चलिए अब देखें कि अगर हम इस चीज़ को देखें, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखें, अगर दोनों को घटा दें तो हमारे पास में b माइनस डी आ जाएगा कितना? 12, ठीक। b माइनस डी 12 आ गया, एक इक्वेशन ये बन गई, 5वीं इक्वेशन मैंने डाल दिया। अब आप देखें a प्लस डी की वैल्यू 2c के इक्वल है, ठीक है ना। a प्लस डी की वैल्यू 2c के इक्वल है। तो अगर ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में डाल दें जिनमें चारों का टोटल दिया हुआ है, तो हम क्या पाएंगे? a प्लस डी कितना हो जाएगा? 2c, और b प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा? 2c प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो गया कितना? 3c प्लस बी इज इक्वल्स टू 200, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि b और c को लेकर के हमारे पास में एक इक्वेशन आ रही है और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a और c का डिफरेंस। तो देखिए c निकालने के लिए क्या तरीका हम अपना सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है, ये b और c में एक इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाली है हमारे पास में, कहाँ गई? देखिए 3c प्लस b की वैल्यू 200 है, ठीक है। एक चीज़ और है हमारे पास में, एक तो ये इक्वेशन, 3rd नंबर की इक्वेशन b प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास में 100 और b माइनस डी की वैल्यू है 12। तो 100 है और ये 12 है, अगर आप देखेंगे इसको जोड़ दिया जाए तो 2b हमारे पास में आ जाएगा कितना? 112। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी? 56। b की वैल्यू 56 आ रही है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो आप देखेंगे 3c इज इक्वल्स टू 56, इधर जा करके माइनस होगा तो 144/3 यानी कि 36 आपके पास में, सॉरी 36 नहीं 48, मैंने गलत लिख दिया, 48 आपके पास में क्या आ जाएगा? c की वैल्यू आ जाएगा। c की वैल्यू 48 आ रही है अगर, तो आप देखेंगे c और a का टोटल 100 है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी? 52। अब आपसे डिफरेंस पूछा है, a की वैल्यू आपने कितना निकाल ली? 52। किस इक्वेशन से? इससे। तो आप देखेंगे डिफरेंस पूछा है, c और a का डिफरेंस कितना हो गया? 52 माइनस
48, तो 52 माइनस 48, सी की वैल्यू 48 है, डिफरेंस कितना आ गया 4। तो इसका आंसर देखिए 4 आएगा। मैंने ऑप्शन हटा रखे हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें आंसर सॉल्यूशन सब लिखा हुआ था बेसिकली, तो मैंने वो हटा दिया ताकि स्टूडेंट्स को करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी SICI का है, थोड़ा सा अलग लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कैलकुलेशन वाइज अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:6:9:8 इन द 5 सब्जेक्ट हैविंग इक्वल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, यानी कि एक जो एग्जाम है आप देखेंगे, स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स इन द रेशियो 5:4:6:9:8 इन 5 सब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल मार्क्स, यानी कि 5 विषय हैं, सबके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं बराबर हैं, जैसे 100, 200, 500 कितने भी हो सकते हैं, सबके सेम है। ठीक है, ही स्कोर 63.5 मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द 5 सब्जेक्ट, यानी कि पांचों सब्जेक्ट का एग्रीगेट अगर आप निकालते तो 63.5 आ रहा है। ठीक, हमें नहीं पता मार्क्स कितने हैं क्या हैं, और हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड स्कोर मोर देन 43.5 मार्क्स। 43.5 मार्क्स से ज़्यादा, मोर देन 43.5 मार्क्स, इससे ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में उसके आए हैं। देखिए मैंने 5, 4, 6, 9 और 8 इनको ही एक्चुअल मार्क्स मान लिया जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 9 18 और 6 24 और 8 32 नंबर हमारे पास में 32 मार्क्स के आते हैं, उनके ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं, मतलब टोटल मार्क्स आ रहे हैं, जो कि 63.5% है मैक्सिमम मार्क्स का। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आप निकालना चाहेंगे तो 63.5 का उल्टा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स आ गए, जो कि पांचों सब्जेक्ट के मिलाकर के हैं। तो एक सब्जेक्ट का कितना हो गया, बाय 5, ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। ठीक है, इसका 43.5% अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो भाई कितना होगा, हमें वो देखना है। तो आप देखेंगे 100 से 100 ये कट रहा है, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 87, और ये काटेंगे 5 से आप तो ये आएगा 127। अब देखिए एक्चुअली कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट कट कर देते हैं। जैसे अगर इसको 43 से काटा जाए तो 86 आएगा, ठीक है ना, 43 से काटा जाए तो 86 आएगा, यानी कि 2 बार काट दिया मैंने। इसको 43 से 3 टाइम्स कट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 43 से 3 टाइम्स 126, ठीक है ना। तो 2/3 अपने पास आ गया। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 64/15 अप्रॉक्स है ये, है ना, ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स है, 64/15 तो डिवाइड होगा तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, ठीक है ना, 4.4/15 आएगा। तो आप देखेंगे 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 4 नंबर से ज़्यादा कितने लोगों के हैं, 4 नंबर से ज़्यादा हैं 6, 9 और 8। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 43.5% से ज़्यादा है, मतलब 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट के मार्क्स 43.5% से ज़्यादा हैं। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हिंदी में है। देखिए ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये क्वेश्चन हिंदी में आ गया। 2 नल ए और बी एक तेल के टैंक को क्रमशः 15 और 18 मिनट, देखिएगा यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, फोटो खींच के भेजिए तो वो डल रहा है। तो 15-18 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। तो ए पाइप है और बी पाइप है, ए पाइप उसको 15 मिनट में भर सकता है, बी पाइप उसको 18 मिनट में भर सकता है। अब क्या कह रहा है ये, जबकि तीसरा नल इस्तेमाल करके उसे खाली किया जाता है, ठीक है। तीसरा नल कौन सा है, सी है, जो इसको एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी करने की, खाली करने की कोशिश करता है। तीसरे नल को जब ए और बी खुलने के 6 मिनट बाद खोला जाता है, यानी कि 6 मिनट तक ए और बी उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 6 मिनट बाद तीसरा नल जो कि उसको खाली करता है खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल को खोलने के बाद 16 सही 1/2 मिनट में टैंक खाली होता है, तो तीसरा नल, ठीक है ना, कितने समय में टैंक को खाली कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 6 मिनट तक तो इन दोनों ने अकेले काम किया, उसके बाद तीनों ने मिलकर किया। तो देखिए इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको, देखिए टाइम एंड वर्क का पहले भी एक अपनी जो डाउट सीरीज डाली है उसमें करवाया है। अगर जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो पहले वो सीरीज भी देख ले, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है, उसी से मिलता जुलता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी ए और बी की हो गई और दूसरी कैटेगरी सी पाइप की हो गई। कैटेगरी मतलब ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। देखिए ये 6 मिनट पहले खोले गए थे और 16.5 यानी कि 16.5 मिनट बाद भी चले हैं। इसका मतलब कुल मिला के
इन्होंने 22.5 मिनट तक काम किया है। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि ए और बी टैंक 22.5 मिनट में वो काम करते हैं जो काम सी पाइप ने 16.5 मिनट में कर दिया है। बात समझ आई क्या? देखें इसके समय का रेशो कितने समय में, क्योंकि दोनों का काम तो बराबर है भाई, जितना वो पानी अंदर लाए होंगे सी पाइप उतना ही पानी बाहर लेकर गया होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ए और बी पाइप भरने की कोशिश कर रहे हैं और सी पाइप उसको खाली करने की कोशिश कर रहा है, और 16.5 मिनट बाद 16.5 मिनट बाद में क्या हुआ, टैंक खाली हो गया। तो फाइनली रिजल्ट तो खाली होना आया। इसका मतलब जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर चला गया। तो पानी कितनी देर में अंदर आया? पानी आया 22.5 मिनट में अंदर, और कितने मिनट में बाहर गया? 16.5 मिनट में बाहर गया। इसका मतलब समय का अनुपात अगर आप पॉइंट से पॉइंट काटते हैं और 5 से इसको काटेंगे, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से कट करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास में 225/165 आ रही है। 5 से काटोगे तो ये आ जाएगी 45 बाय ये आ गया 3 और 3 33, और फिर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 15:11। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो रेशो आ रहा है, ये रेशो आ रहा है 15:11 किसका? समय का। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो पाइप हैं जिस काम को 15 मिनट में कर सकते थे, सी पाइप उसे अकेला 11 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब किसी टैंक को अगर ये 15 मिनट में भर सकते तो ये अकेला उसको 11 मिनट में खाली कर सकता है। लेकिन देखिए एक्चुअल टाइम इससे डिफरेंट है। एक्चुअल टाइम क्या है, वो एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं कि ए 15 मिनट में काम करता है तो बी 18 मिनट में कर सकता है। टैंक की कैपेसिटी अगर 90 मान ली जाए तो आप देखेंगे 15 में अगर आप डिवाइड करेंगे किसका, मतलब 90 में अगर आप 15 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 90 में अगर आप 18 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन 90 कैपेसिटी का टैंक को अगर 11 से भरा जाता है तो टाइम कितना लगेगा? 90/11। ये आ जाता है ए और बी पाइप जो हैं दोनों मिलकर के उस टैंक को 90/11 मिनट में भर सकते हैं। तो पॉइंट क्या बना कि 15 किसको बता रहा है? 90/11 को। तो 90/11 जो आ रहा है 15 को बता रहा है। तो 90/11 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इंटू 11। तो आपके देखेंगे 11 से 11 कट गया, 15 से कटेगा 6 बार, यानी कि 6 मिनट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ये 90/11 है तो 11 कितना होगा, मतलब 15 अगर 90/11 को बता रहा है तो 11 कितने को बता रहा है। यूनिटरी मेथड है कि 15 अगर 90/11 है तो 1 कितना होगा? 90/11 गुणा 1/15, फिर 11 से गुणा कर दीजिए, 6 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि तीसरा पाइप उसको अकेले 6 मिनट में भर सकता है। ठीक, तो हमने इसको मेथड थोड़ा डिफरेंट है। देखिए पहले वाले जो वीडियोस है उसमें भी मैंने यही मेथड फॉलो किया है, इससे किया। अब जो क्वेश्चन मेरे पास में आ रहा है वो है, आप देखेंगे एक SICI का क्वेश्चन है और एक है मेरे पास में ये वाला। तो एक प्रॉफिट लॉस उसका है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ले लेते हैं पहले। वीर एंड अनुराग इन्वेस्टेड 1200 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। एक ने भी 1200 रुपये लगाए हैं और एक ने 1600 रुपये लगाए हैं। ठीक है, ये वीर है और ये अनुराग है। इसने 1200 लगाए, इसने 1600 रुपये लगाए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, आफ्टर 15 मंथ्स, 15 महीने बाद, ठीक है, वीर विड्रॉस 2/23 ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये देखिए टोटल प्रॉफिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रॉफिट मतलब कि अगर पूरा काम खत्म हो जाए उसके बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कहेंगे हम टोटल प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, तो आप देखेंगे एट द लास्ट, इसने कहा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद का जो प्रॉफिट है उसको टोटल प्रॉफिट कहा गया है। ठीक है ना, तो इसको हम आगे अभी और डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लें। 2/23 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट वाइल एडिंग अनुराग 4/23 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। यानी कि जो वीर है वो कुल लाभ का 2/23वां भाग विड्रॉ करता है, मतलब निकालता है, और जो अनुराग है वो 4/23वां भाग क्या करता है? ऐड करता है, निवेश करता है, यानी कि निवेश करता है और लगाता है, ठीक है, प्रॉफिट का। अब सवाल ये है कि इसने फिर ये बोला, इफ एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स दे शेयर द प्रॉफिट इन द दे शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो ऑफ वीर एंड अनुराग इज 9:14, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो तो भैया फाइनली 9/14 ही आना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ वीर एंड अनुराग। वीर और अनुराग के प्रॉफिट का रेशियो बताओ भाई। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि अगर हम ये मान लें कि जो पैसा निकालने का काम है, यानी कि विड्रॉ करने का जो काम है और निवेश करने का जो लगाने का काम है वो ना होता, तो 2 साल मतलब
इसके अनुपात में, ये क्या है इन्वेस्टमेंट और ये है टाइम, इसके अनुपात में पैसा बढ़ जाता। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि 9:14 नहीं आता। ठीक, ये आने की, इसके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितना आता? 3:4 में पैसा बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा निकाला गया, कुछ निवेश किया गया। जो निकाला गया, निवेश किया गया, वो 15 महीने बाद था। इसका मतलब 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 महीने तक पैसा या तो कम लगा है या ज़्यादा लगा है। तो देखेंगे ऊपर वाले में तो निकाला गया था, वीर ने तो पैसा निकाला है। कितना निकाला है? टोटल प्रॉफिट का 2/23वां भाग। तो हमने क्या किया, 23x टोटल प्रॉफिट ही मान लिया। फायदा क्या है, या 23 मान लोगे तो 2/23 कितना आ जाएगा? 2/23 अगर 23x का निकालोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है ना? तो 2x पैसा इसने क्या किया, 2x अमाउंट जो है वो इसने निकाल लिया। और ये अमाउंट जो इसने निकाला ये 9 महीने तक निकला रहा है। अब देखेंगे नीचे, यानी कि अनुराग ने कुछ पैसा डाला था, वो कितना है 4/23, यानी कि 4x इसने अमाउंट क्या किया है, निवेश किया है। कितने? 9 महीने तक रहा वो पैसा। तो आप देखेंगे ये जो चेंजेस हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो पैसा है ये हटा है और यहाँ पे लगा है, यहाँ से हटा है और यहाँ पर लगा है। तो रेशियो 9/14 आ रहा है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास में 100 आ रही है। देखिए मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है। देखिए मुझे टाइम लगेगा, वो तो एक इशू है ही। इशू टाइम लगने का कारण क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, मेरे पास स्क्रीन बड़ी लिमिटेड है, तो मैं काटने करने में जो टाइम लगाऊंगा उसको आप खुद ही अपनी कॉपी पे करके देखिएगा कि x की वैल्यू कितना आ रही है, 100 आ रही है। अगर 100 आ रही है, अगर हम यहाँ पे डालते तो 2300 रुपये हमारा टोटल क्या आता है, प्रॉफिट आता है। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2300 आ रहा है। अब इसने पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ वीर एंड अनुराग। वीर और अनुराग का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, उसका डिफरेंस बताना है। आप देखें कि 9 और 14 अगर जोड़ा जाए तो 23 आता है, यानी कि 23 आप देखेंगे 23 आता है, जो कि 2300 को बता रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट यही माना हमने, टोटल प्रॉफिट को 9:14 में बांटना है ना। इसका डिफरेंस देखें कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 5। तो 23 अगर 2300 को बता रहा है, 5 किसको बताएगा, 500 को बताएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि जो प्रॉफिट आया हमने 2300 निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट 2300 निकाल लिया, और 2300 प्रॉफिट है जिसको हमें 9:14 में बांटना है। 9:14 में बांटना है मतलब ये 900 है और ये 1400 है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 500 रुपये। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी लेगा, और मेरे पास स्क्रीन लिमिटेड है तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है ना, आप एक बार करके देखिएगा। और अगला जो डाउट है मेरे पास में वो ये है, अ मैन डिवाइडेड हिज सेविंग्स बिटवीन हिज सन एंड डॉटर। एक व्यक्ति ने अपनी जो बचत है उसको अपने लड़के और लड़की में बांट दिया। कितने, 5:3 में। ठीक है साहब, ये सन है और ये डॉटर है। अब देखें, हिज सन इन्वेस्टेड हिज शेयर ऑन CI। उसके लड़के ने जो पैसा है वो CI पर इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%। रेट कितना है, 10% है। एंड रिसीव द इंटरेस्ट 480 लेस देन हिज सिस्टर हु इन्वेस्टेड हर शेयर ऑन SI। उसकी जो बहन है उसने अपना जो राशि है, मतलब क्या है कि अमन ने अपने जो बचत थी वो अपने लड़के में और लड़की में बांट दी 5:3 में। उसके लड़के ने चक्रवर्ती ब्याज पर 10% ब्याज की दर से अपना पैसा निवेश किया। ठीक है, जो कि 480 रुपये कम रहा ब्याज में। किससे, उसकी लड़की, उसकी सिस्टर, उसकी बहन से, जिसने सरल ब्याज पर, ठीक है ना, सरल ब्याज पर 15% की दर से पैसा निवेश किया है। तो 15% सरल ब्याज की दर से उसने पैसा निवेश किया है। ठीक है, अब देखें पॉइंट यह है कि इसने निवेश किया है 2 साल के लिए, लड़के ने निवेश किया है 2 ईयर्स के लिए, और लड़की ने निवेश किया है 3 ईयर्स के लिए। ठीक, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहाँ पे 10% है। ठीक है, यहाँ पे बेस वैल्यू 500 मान लें अगर, और यहाँ पे 300 मान लें। देखिए 500-300 मान लिया क्योंकि वो परसेंटेज ईजी रहेगा मेरे लिए। तो अब देखेंगे कि 480 रुपये कम आ रहा है। पहले तो हम देखें 500 पे हिसाब लगाएं, कितना आएगा 500 चक्रवर्ती ब्याज पर अगर आप देखेंगे 10% के हिसाब से 2 वर्ष का। तो देखो 10 + 10 + 10 × 10/100 A+B+AB/100 से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 21% आता है। वैसे जो अच्छी प्रैक्टिस में होंगे बच्चे उनको याद ही होगा, अदरवाइज़ आप अगर ऐसे करने लगे कि 500 है, 500 का पहले साल 10% हो गया तो 550 हो जाएगा, फिर 10% 55 हो गया तो कितना 605 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ब्याज कितना मिला, 105 रुपये ब्याज मिलता है।
ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं 21%, किसका? 500 का। 500 का 21% मतलब 105 रुपये ब्याज मिलता है, अगर ये 500 रुपये माने जाए तो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 15% 3 वर्ष के लिए है, तो 15% 3 वर्ष के लिए होने का मतलब है 45%, क्योंकि ये एसआई पर है। तो 45% ब्याज मिलेगा किसका? 300 का। तो 300 रुपये का 45% अगर आप निकालते हैं तो 135 रुपये आता है, यानी कि कुल मिला के 135 रुपये आपको उसको ब्याज मिलता है। किसको? लड़की को, यानी कि डॉटर है उसको 135 रुपये मिलता है और जो सन है उसको 105 रुपये मिलता है। तो अगर 500 300 का हिसाब रखा जाए, 500 रुपये और 300 रुपये इन्वेस्टमेंट माना जाए, तो इसको कितना कम मिलता है? इसको 30 रुपये कम मिलता है। जो 30 रुपये कम मिल रहा है, समझेगा, 30 रुपये जो कम मिल रहा है ये 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप देखेंगे 16 को रिप्रेजेंट करेगा। एक अगर 16 को रिप्रेजेंट करता है तो हमने कितना माना है? 500 माना है। तो 500 मतलब किसका? लड़के का कितना माना है? 500 माना है। जिसने इसने पूछा भी है, फाइंड द शेयर ऑफ अमन सन एंड डॉटर, उनका शेयर कितना है। तो आप देखेंगे 500 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 500 रिप्रेजेंट करेगा 16 गुणा 5 8000 को, ठीक है। और 300 रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 16 गुना कर दीजिए इसको आप, एक अगर 16 है तो 300 कितना हो जाएगा? 16 × 48 4800 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उनका शेयर कितना आ रहा है? 8000 और 4800। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज का सेशन काफ़ी लंबा रहा और मेरे हिसाब से तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। देखिए, तो जो वो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक इन क्वेश्चंस को, तो देख ले, थोड़ा उसको फ़ायदा होगा। आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ इन्हीं सेशंस में, ताकि आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। डाउट्स भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें। और नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग जो रहेगी कल या परसों हम लोग लेते हैं, जो भी डाउट्स मेरे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हर किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार आप जो भी अपने फ्रेंड्स से जो पढ़ चुके हैं उनको शेयर करें, उनके डाउट्स बताएं उनको क्या है, और फिर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।